हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न लव स्टोरी में। आप सुन रहे हैं आई लव यू मिस्टर डेविल भाग 19। आप सबको सबसे पहले ढेर सारा थैंक यू, क्योंकि आप लोग अब कमेंट करने लगे हैं मेरे वीडियो पर। जो लोग कमेंट और लाइक करते हैं उन्हें दिल से धन्यवाद। चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आप सबने सुना आक्रांति अपनी बहू काहिरा को वाणी के अतीत के बारे में बताते हैं। अब आगे। लंच के बाद जब ईशा फाइल लेकर राघव की केबिन में गई, लेकिन राघव वहाँ नहीं था। ईशा ने फाइल वहीं रखा और जाने लगी। तभी राघव अंदर आ गया। उसने ईशा को एक नज़र देखा और फिर बोला, ये फाइल रुद्र सर के केबिन में दे आओ, और हाँ, जब तक वो साइन न कर दें तुम वहीं रहना। जैसे ही वो साइन कर देंगे इसे वापस लेकर ही आना। ये सुनते ही ईशा का कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा और थोड़ा सा हकलाते हुए बोली, मैं ये फाइल रुद्र सर के केबिन में दे आऊँ? हाँ ईशा, मैंने अभी अभी यही कहा। क्यों, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और दिख रहा है क्या? राघव ने कहा। जी, कहते हुए ईशा चुपचाप रुद्र के केबिन की तरफ बढ़ गई। वो मन ही मन सोचते जा रही थी, हे माता रानी, आज उस राक्षस से सामना ना हो तो ही अच्छा हो। भगवान करे वो केबिन में ही ना हो। अगर आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी तो अगले दशहरे में मैं आपको ना 1 किलो नहीं 2 किलो नहीं पूरे के पूरे 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी, और हाँ, आपके मनपसंद चुनरी भी चढ़ाऊंगी। ईशा मन ही मन सोचते सोचते केबिन के दरवाजे तक पहुंच गई और चुपचाप खड़ी हो गई। वो अंदर जाने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। अपने गले में पहने हुए माता रानी के लॉकेट को उसने कस के पकड़ा हुआ था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, दरवाजा हल्का सा पहले से ही खुला था। रुद्र अपनी चेयर पर बैठे ईशा की हरकतों को देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था, लेकिन ईशा को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने एक बार फिर से दरवाज़ा खटखटाया। रुद्र बिना कुछ बोले अपनी चेयर से उठा और दरवाजे के पास आ गया। सर जैसे ही तीसरी बार दरवाज़ा खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि रुद्र ने झटके से दरवाज़ा खोल दिया और ईशा का हाथ रुद्र की छाती पर 2 से 3 बार टैप हो गया। जब ईशा ने ये देखा तो हड़बड़ा गई और उसके हाथ से फाइल छूटकर नीचे गिर गई और वो 2 कदम पीछे हट गई। रुद्र को छूने मात्र से ही उसकी धड़कनें धौंकनी की तरह धक धक चलने लगी थी और उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी थी, जैसे उसके आसपास का सारा ऑक्सीजन खत्म हो चुका हो। रुद्र उसके इन सारी हरकतों को एकटक देख रहा था और फिर बिना कुछ बोले वापस आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। ईशा ने जल्दी से वो फाइल उठाई और अंदर आ गई। फाइल को उसने टेबल पर रखा और बहुत ही धीरे स्वर में कहा, बॉस, इस पर आपके साइन चाहिए। रुद्र अपने चेयर पर पीछे की तरफ तन कर बैठते हुए कहा, कहाँ करना है मुझे बताओ। ईशा को उसके पास जाने में बहुत ही डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे उसके पास आई और उसने फाइल को खोलकर रुद्र के सामने रख दिया। रुद्र को ईशा को परेशान करने में बहुत ही मजा आ रहा था। उसने एक जगह साइन किया और फिर से चुपचाप बैठ गया। फिर ईशा ने झुककर उसे दूसरी जगह बताई। रुद्र ने फिर से वहां पर साइन किया और वो फिर से बैठ गया। ईशा मन ही मन चिढ़ते हुए बोली, इस इंसान को पता भी नहीं है कहाँ कहाँ साइन करना है। टिक तो लगाए हैं राघव सर ने। और उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन अदल बदल रहे थे। रुद्र एकटक उसके चेहरे को देखे जा रहा था और ईशा बार बार पन्ने पलट कर जहाँ जहाँ रुद्र के साइन चाहिए वहाँ पर साइन करवा रही थी। ईशा के हाथ में पड़ा मोबाइल जल रहा था, जिस पर रजनीश नाम फ्लैश हो रहा था, लेकिन उसका मोबाइल साइलेंट था। रुद्र का ध्यान ईशा के मोबाइल पर गया तो उसने एक नज़र ईशा को देखा, जो अपने मोबाइल से बेफिक्र होकर फाइल के पन्ने पलट रही थी। रुद्र ने देखा कि कॉल कट कर दूसरी बार कॉल आने लगा तो उसने ईशा से कहा, ईशा, तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। हाँ? ईशा जैसे एकदम से होश में आई और उसने अपना मोबाइल देखा। ओ नो, ये तो लिया है। मैं कैसे भूल गई इतनी इम्पोर्टेंट बात। ओ गॉड, पता नहीं उसका एडमिशन हुआ भी होगा या नहीं। ईशा मन ही मन बड़बड़ाने लगी। क्या मैं 2 मिनट बात कर सकती हूँ? बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा। रुद्र ने अपना सर हाँ में हिला दिया और ईशा जल्दी से फ़ोन उठाकर बालकनी की तरफ बढ़ गई। फ़ोन उठाते ही उसके कानों में लिया की आवाज़ पड़ी। दी, हाँ बहुत बुरी हो, टाइम ख़त्म होने वाला है और अभी तक आपने पैसे नहीं दिए। आपको पता भी है थोड़ी देर में काउंटर बंद हो जाएगा। आई एम सॉरी छुटकी। तुम बताओ कितने पैसे चाहिए? दी 13,000 चाहिए।
यह सुनकर ईसा का माथा चकरा गया। 13,000? ये साल में इतनी ज़्यादा फीस क्यों बढ़ती है? लिया, तू बस 5 मिनट वेट कर, मैं देखती हूँ। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये क्या बात हुआ दी? अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आप सुबह ही बता देती ना, मैं कहीं और से इंतजाम कर लेती। लिया की आंखों में आंसू भर आए थे और रजनीश उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप करा रहा था। देखो लिया, तुम रो मत, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन तब तक फोन कट चुका था। ईसा जैसे ही वापस पलटी, रुद्र अपना हाथ बांधे बालकनी के दरवाजे पर खड़ा ईशा को ही देख रहा था। उसने ईशा की सारी बातें सुन ली थी। ईशा की नजरें रुद्र से मिली और फिर वो जमीन को ताकने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे पैसे मांगे। वो बिना रुद्र से कुछ बोले ही जल्दी से उसके केबिन से बाहर निकल गई और वो सीधे राघव के केबिन में पहुंच गई। ये देखकर रुद्र को गुस्सा आ गया। मुझसे तो कुछ नहीं कहा, राघव के पास चली गई पैसे मांगने। ये लड़की भी ना, इसे लगता है मैं इसे पैसे नहीं दूंगा। इतना कहते हुए रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और राघव के लैंडलाइन पर फोन कर दिया। राघव ईशा से बात करने के लिए रुद्र के कॉल को इग्नोर कर रहा था। ईशा उसे परेशान लग रही थी। सर प्लीज मेरी सैलरी में से अभी थोड़े से पैसे मिल सकते हैं क्या? ईशा ने घबराते हुए और बहुत ही तेजी से कहा। यह सुनते ही राघव के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। देखो ईशा, अभी तुम्हारा यहाँ काम करते हुए 15 दिन नहीं हुए हैं और कंपनी के रूल के अनुसार जब तक कोई एम्प्लॉय 15 दिन तक काम नहीं कर लेता उसे एडवांस में पैसे नहीं दिए जा सकते। अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो तुम मुझसे ले लो और जब तुम्हारी सैलरी आएगी तो तुम मुझे दे देना। ईसा को ये बात अच्छी लगी। जी आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। इधर राघव का लैंडलाइन लगातार बज रहा था। राघव ने इरिटेट होकर फ़ोन उठाया और उसी तरह गुस्से में बोला, हेलो। रुद्र की ठंडी डरा देने वाली आवाज़ उसके कानों में पड़ी। गुस्सा आ रहा है? बातचीत करने में कोई परेशानी आ गई? इतना सुनते ही राघव के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी और वो झट से खड़ा हो गया। नहीं 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 बॉस, बिल्कुल भी नहीं। वो मैं बस थोड़ा सा काम में बिजी था। देख रहा हूँ मैं। क्या काम कर रहे हो तुम? उसे पैसे मत देना। इतना कहकर रुद्र ने फोन काट दिया। राघव अपने माथे का पसीना पोंछते हुए ईशा को देखने लगा और फिर बोला, अपना नंबर बोलो, किस पर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, मैं देखता हूँ। कहते हुए वो अपने मोबाइल में कुछ करने लगा। ईसा जैसे ही अपना नंबर बोलने को हुई, अब सॉरी ईसा, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं और तुम्हें तो पता है ना कि 60,000 की सैलरी में क्या होता है। आई एम सॉरी, तुम किसी और से ले लो, अभी मेरे पास 13,000 नहीं है। यह सुनकर ईसा एकदम से उदास हो गई। ओके थैंक यू। कहते हुए ईशा राघव के केबिन से बाहर निकलने लगी। तभी राघव का लैंडलाइन दोबारा बजा। दूसरी तरफ से उसे वही कड़क और शांत आवाज सुनाई दी, उसे मेरे केबिन में भेजो। ओके बॉस, कहकर राघव ने जल्दी से ईसा को पीछे से रोक दिया। ईसा, मैंने तुम्हें फाइल लाने के लिए कहा था ना, सिग्नेचर हो गए, तुम जल्दी से बॉस के केबिन में जाओ, नहीं तो वो गुस्सा करेंगे। ऐसे बीच में उनका काम छोड़कर नहीं आना। ईसा की आंखों में आंसू आ गए थे। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी अर्जेंट 10-15 मिनट में पैसे कहाँ से जुटाए। मैंने सोचा कि पहले सिग्नेचर करवा लेती हूँ, फिर आराम से करण, अर्चना या फिर पूजा, किसी के पास तो इतना पैसे होंगे, या फिर तीनों मिलकर ही मेरी हेल्प कर देंगे। सोचते हुए वो लगभग दौड़ते हुए रुद्र के केबिन में पहुंची, लेकिन रुद्र चेयर पर बैठने की बजाय सोफे पर बैठा हुआ था। ईसा ने वो फाइल उठाया और जल्दी से सोफे के पास आ गई। सोफे के सामने रखी टी टेबल पर उसने फाइल को रखा और रुद्र को पेन देते हुए कहा, बॉस साइन कर दीजिए। रुद्र अपने आप को पीछे से टेक लगाकर सोफे पर बैठ गया और अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा लिया। मेरा अभी मूड नहीं है, जब मूड था तब तो तुम बीच में छोड़कर चली गई। यह सुनते ही ईसा का कलेजा धक से रह गया। वो बॉस, सब बहुत ही पोलाइटली आवाज में बोल रही थी, बहुत ही ज्यादा अर्जेंट था इसलिए चली गई, आप प्लीज साइन कर दीजिए। पैसे चाहिए तुम्हें? रुद्र उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला। ईसा एक नज़र उसे देखने लगी, जैसे वो अपनी आंखों से ही पूछ रही हो, क्या आप मुझे पैसे देंगे? रुद्र ने कहा, अगर तुम मांगोगी तभी तो दूंगा। ईसा को लगा कि रुद्र ने उसके मन की बात को जान लिया है। उसने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया, 13,000 चाहिए। वो मेरी छोटी बहन है ना, उसका एडमिशन करवाना है। जैसे ही मेरी सैलरी आएगी मैं आपको वापस कर दूंगी। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और अपने सामने पड़े फाइल को एक तरफ खिसका कर ईसा को अपने सामने टेबल पर बिठा लिया। तुमने मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे? तुम राघव के पास क्यों गई? वो मुझे लगा था मेरी सैलरी एडवांस में थोड़ी सी मिल जाएगी, इसलिए मैं उनके पास गई थी। उन्होंने कहा कि अभी काम करते हुए 15 दिन नहीं हुए हैं तो
मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। सुनते ही रुद्र का माथा ठनक गया, क्योंकि कंपनी का ऐसा कोई भी रोल नहीं था। जिस एम्प्लॉय को जितने पैसे की जरूरत होती थी, कंपनी उसे उतना पैसे उपलब्ध कराती थी और बाद में उस पैसे को हर महीने महीने थोड़े थोड़े करके उस इंसान के काबिलियत और उसकी सैलरी के अनुसार पैसे काटे जाते थे। और ये एक बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन ये बात ईशा को पता नहीं था। रुद्र की आंखें अचानक से लाल हो गई, लेकिन उसने ईशा से कुछ नहीं कहा। मुझे बताओ किस नंबर पर पैसे ट्रांसफर करने हैं। ईशा को अब तक ये भी ध्यान नहीं था कि रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। मैं फोन करके पूछती हूँ, कहते हुए ईशा ने लिया को फोन लगा दिया। एक रिंग जाते ही लिया ने फोन उठा लिया। हाँ दी, पैसे मिल गए। लिया, किस नंबर पे मुझे पैसे भेजने हैं? तुम वो नंबर बताओ मुझे। आप रजनीश के नंबर पे भेज दीजिए ना। रजनीश ने अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर मेरा एडमिशन करवाया है। पागल है क्या तू? अगर तुम्हारा एडमिशन हो गया था तो फिर मुझे इतना क्यों डराया तुमने? मैं रजनीश के पैसे बाद में भी दे देती ना लिया। कभी कभी तुम भी हद कर देती हो। उसके बाद ईशा ने एक लंबी सांस ली। ठीक है चलो, तुम घर आ जाओ। ओके दी, कहते हुए लिया फोन काटने ही वाली थी। ईशा ने फिर से उसे पूछ लिया, कुछ हुआ है क्या? तुम रो रही थी? नहीं दी, मैं रो नहीं रही थी, कहते हुए लिया ने झट से फोन काट दिया। रुद्र ईशा के चेहरे में इतना खोया था कि उसे ध्यान ही नहीं था। ईशा उसके सामने बैठी है और उसने उसका हाथ पकड़ रखा है। ईशा रुद्र से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अभी काम हो गया है पैसे का, तो मुझे अभी नहीं चाहिए। थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए। अब आप साइन कर दीजिए। ईशा एक तरफ खड़ी हो गई। रुद्र ने एक नज़र ईशा को देखा और फिर वो फाइल पर साइन करने लगा। रुद्र फाइल पर साइन करते जा रहा था और ईशा एकटक उसे घूर रही थी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो इस राक्षस को क्यों देख रही है, और मन ही मन सोचने लगी, वैसे भगवान ने इसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। चेहरे से तो कितना हैंडसम है, लेकिन कितना खड़ूस है, राक्षस कहीं का। अगर थोड़ा सा मुस्कुराते रहेंगे तो पता नहीं इनका क्या बिगड़ जाएगा। हमेशा सड़ा हुआ मुंह बनाते रहते हैं। फिर वो उसके चेहरे को स्कैन करने लगी। ग्रे आंखें, हल्की दाढ़ी, चौड़ी जॉलाइन, गोरा रंग, ललाट पर बाल जो कि उसके एक आंख तक लटक रहे थे। रुद्र ने अपने बालों को उसी तरह से सेट किया था। रुद्र को इस बात का एहसास होने लगा कि ईशा उसे ही देख रही है, लेकिन उसने अपना सर उठाकर उसे नहीं देखा और फाइल को बंद करते हुए बोला, अगर मुझे देखना हो गया हो तो यहाँ से जाना है या फिर मुझे और देखना है? इतना सुनकर ईशा जैसे अपने सेंस में वापस आई और वो हकलाते हुए बोली, नहीं, कहते हुए उसने झट से फाइल उठाई और जाने लगी। हड़बड़ी में जाने की वजह से उसका पैर टेबल के कोने से टकराया और उसका पैर मुड़ गया और वो सीधे रुद्र की गोद में ही बैठ गई। रुद्र को तो जैसे मनमांगी मुराद पूरी हो गई हो। उसने झट से अपने दोनों बाहों को ईशा के पेट के चारों ओर लपेट लिया। ईशा के पैर में तेज दर्द हो रहा था। वो हल्का सा नीचे झुककर अपने पैर को देखने लगी। रुद्र ने भी हल्का सा नीचे झुका, उसके पैर पर नजर जमाई। इतनी ऊंची हील पहनने की क्या जरूरत है? ईशा ने उसे घूर कर देखा। अब इन्हें मेरे चप्पल पहनने से भी दिक्कत है। ईशा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्र को तो मजा आ रहा था। उसने ईशा पर से अपनी पकड़ ढीली की और ईशा खड़ी होने लगी, लेकिन उसका एक पैर मुड़ा हुआ था तो वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी और उसने अपने दोनों हाथों से रुद्र के दोनों कंधे को पकड़ लिया। रुद्र ने उसे कमर से पकड़ा और सामने टेबल पर बिठा दिया। ईशा का पैर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। यह देखकर तो ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सबसे पहले उसने ईशा के पैर से सैंडल उतारा और उसके पैर को देखने लगा। उसने देखा कि ईशा के पैर की नस मुड़ गई है और अगर उसे अभी इसी वक्त सीधी नहीं की गई तो बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ देगी और सूजन भी आ सकता है। ईशा ने रुद्र का दोनों हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है, रुद्र उसे समझाते हुए बोला। कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा मैं मोड़ूंगा और ठीक हो जाएगा, बस हल्का सा दर्द होगा। इस पर ईशा ने कहा, नहीं नहीं नहीं, है ऐसे ही छोड़ दीजिए, मैं दवा ले लूंगी, ये ठीक हो जाएगा। रुद्र ने ईशा को देखा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम शांत नहीं रही ना तो मैं तुम्हें यहीं किस कर लूंगा। इतना सुनते ही ईशा एकदम से चुप हो गई और वो उसे एक टक देखने लगी। रुद्र ने इसी बात का फायदा उठाया और ईशा के पैर को दूसरी तरफ से मोड़ दिया। इसी के साथ ईशा के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। रुद्र ने ईशा का पैर जमीन पर रख दिया। अब खड़े होकर देखो कैसा लग रहा है। अरे हाँ, ये तो ठीक लग रहा है, कहते हुए ईशा अपने पैर को मोड़ने लगी और फिर धीरे से खड़ी हुई और वो एक दो कदम आगे पीछे भी चलने लगी। अब रुद्र को एक बहाना मिल गया था ईशा को चुप करवाने का। ईशा ने एक प्यार भरी नजर रुद्र पर डाली, जैसे वो उसे थैंक यू कहना चाह रही हो।
लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं क्यों थैंक यू बोलूं? गिरी भी तो मैं इन्हीं की वजह से हूं ना। अगर वो चेयर पर बैठकर चुपचाप साइन कर देते तो मैं नहीं गिरती। रुद्र उसके मन की बात को समझ रहा था और उसने कहा, मैं तुम्हारे थैंक यू के लिए मर नहीं रहा हूँ, ये मेरा फर्ज था। तुम इतनी जल्दी भूल गई? कल ही मैंने तुझसे कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुझ पर सिर्फ मेरा हक है। तो अगर तुम्हें दर्द होगा तो मैं तुम्हें दर्द में कैसे देख सकता हूँ? ओके, मैं जा रही हूँ। कहते हुए ईशा फाइल उठाई और जाने लगी। रुद्र ने ईशा का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन ईशा आगे बढ़ गई और ईशा का दुपट्टा रुद्र के हाथों में आ गया। रुद्र ने उसके दुपट्टे को पकड़ लिया और ईशा की धड़कन एक बार फिर से उससे बगावत करने लगी। पीछे पलटकर बोली, क्या कर रहे हैं? छोड़िए। तुम्हें एक बात बताना था, रुद्र ने उसी तरह अपने कड़क लहजे में कहा। आज शाम को हम डिनर पर बाहर चल रहे हैं। व्हाट? और मैं क्यों जाऊँ आपके साथ? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। रुद्र उसे देखते हुए ही बोला, मैं कोई आपकी गुलाम नहीं हूँ और मैं कहीं नहीं जा रही है आपके साथ। छोड़िए मेरा दुपट्टा। कहते हुए ईशा अपने दुपट्टे को जोर से खींची, लेकिन रुद्र ने उस दुपट्टे को अपनी तरफ खींच लिया और ईशा फाइल के साथ ही सीधे रुद्र के गोद में आ गई। ईशा का गाल शर्म से लाल हो गया था और उसकी पलकें नीची हो गई थी। वो अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, कि क्या क्या कर रहे हैं? लेकिन रुद्र ने उस पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। उसकी गर्दन और कानों पर अपने होठों से फूंक मारते हुए बोला, प्यार से कह रहा हूँ तो मान जाओ, नहीं तो मेरे पास और भी तरीके हैं। हाँ, अब आप मुझे ब्लैकमेल करेंगे उस वीडियो के जरिए? अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। रुद्र उसके बालों की खुशबू में खोते हुए बोला, देखिए, आप जो सोच रहे हैं वो कभी नहीं होगा। मेरा और आपका स्टेटस बहुत अलग अलग है। मैं कहाँ मिडिल क्लास फैमिली और आप इतने बड़े बिजनेसमैन। हम दोनों का डेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? और किसने कहा कि एक मिडिल क्लास लड़की और एक बिजनेसमैन की डेट नहीं होती? होती होगी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तो ठीक है, लगता है तुम्हें जेल में चक्की पीसना ज़्यादा पसंद है। कहते हुए रुद्र ने ईशा को छोड़ दिया और ईशा खड़ी हो गई। वो घूर कर रुद्र को देखने लगी, जैसे वो अपनी आंखों से उसे खा जाएगी। रुद्र भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम जा सकती हो। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद जो होगा मैं नहीं जानता। फिर भी अगर मूड बदल जाए तो शाम को 7 बजे तक रेडी रहना। वसीम तुम्हें लेने के लिए जाएगा। कहते हुए रुद्र सोफे से खड़ा हो गया। अब ये वसीम कौन है? ईशा ने जोर से चिल्लाते हुए पूछा, क्योंकि उसके पास अब और कोई चारा नहीं था। ये वसीम वही है जो बड़े बड़े क्रिमिनल को भी अपनी एक उंगली पर नचाता है। लेकिन तुम दोनों माँ बेटी मिलकर उस रात वसीम को एक झटके से ही जमीन पर लापटका था। कहते हुए रुद्र धीरे से हंस देता है। ये सुनते ही ईशा को उस रात वाली बात याद आ जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि वसीम कैसा दिखता है। ईशा उसी तरह तपाक से बोली, लेकिन मैं कुछ खाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं बाहर का खाना नहीं खाती। जब भी मैं बाहर का खाना खाती हूँ मुझे इन्फेक्शन हो जाता है। बाहर के खाना खाने से इन्फेक्शन नहीं होता है। कोई ऐसी चीज़ है जिसे खाने से तुम्हें इन्फेक्शन होता होगा? नहीं, मैं तो लगभग सब कुछ खाती हूँ। आप ही खाना, मैं वहीं बैठी रहूँगी। ठीक है फिर, तुम्हारी मर्जी। तो शाम को चलना है? रुद्र धीरे धीरे उसके करीब आते हुए बोला और ईशा धीरे धीरे पीछे जाते हुए बोली, आपने और कोई वजह छोड़ी है? आप कब तक उस वीडियो के जरिए मुझे ब्लैकमेल करेंगे? ये इसे ब्लैकमेल नहीं कहते मेरी जान, ये सज़ा है तुम्हारी। तुमने जो किया उसकी सज़ा। और ये सज़ा कितने दिन तक चलेगी ये तो खुद रुद्र सिंघानिया को भी नहीं पता है। रुद्र ईशा की आंखों को देख रहा था, लेकिन ईशा की नज़रें जमीन को चूम रही थी और वो पीछे हटती जा रही थी। धीरे धीरे वो रुक गई, क्योंकि उसके पीछे दीवार आ गई थी। रुद्र ने अपने दोनों हाथों को उसके दोनों साइड जमा दिया। तुम्हें पता है, तुम जिस इंसान को मना कर रही हो डेट पर जाने से, उस इंसान के साथ डेट पर जाने के लिए लड़कियां मरती हैं। और मुझे तुम जैसी लड़की पसंद है, जो मुझे ना कहने की हिम्मत रखती है, वरना सब तितलियां तो मेरे आगे पीछे मंडराती ही रहती हैं। तुम्हें पता है ईशा, एक मर्द उसी औरत के आगे पीछे घूमता है जिसे वो दिल से पसंद करता है। चाहे वो औरत उसे कितना भी नखरे दिखाए, चाहे वो उससे कितना भी नाराज हो, कितनी भी कड़वी बातें कह ले, लेकिन वो उसके पीछे आता ही आता है, क्योंकि वो उसे दिल से पसंद करता है। और इस वक्त शायद मेरी हाल यही है। मैं तुझे दिल से पसंद करने लगा हूँ, तो बिना किसी नौटंकी के चुपचाप वसीम के साथ आ जाना। कहते हुए रुद्र ईशा से थोड़ा सा दूर हो गया। ईशा जोर जोर से सांस लेने लगी।
कॉलेज में एडमिशन का लास्ट राउंड चल रहा था और लगभग सभी स्टूडेंट कॉलेज से जा चुके थे। लिया भी रजनीश के साथ कॉलेज से बाहर आने लगी। तभी कॉलेज के मेन गेट पर एक साइड में 3 लड़के अपने कार से अपनी पीठ टिकाए खड़े थे। उसमें से एक लड़का जो कि बीच में खड़ा था अपने दोनों साइड खड़े दोस्तों के कंधों पर अपने दोनों हाथों को जमाया हुआ था और उसका एक दोस्त सिगरेट को उसके मुंह में पकड़ाकर उसे पिलाने में हेल्प कर रहा था। उसके आसपास 2-4 लड़के और थे। उन सबको देखकर ही लगता था ये लोग कॉलेज के बदमाश हैं। जैसे ही उन सब की नज़र लिया पर पड़ी, उसमें से वो लड़का अपनी कार की बोनट से कूदकर नीचे आ गया। इसने धानी रंग के टी शर्ट पहना हुआ था और ग्रे कलर का जींस। वो अजीब तरह से सीटी बजाते हुए लिया के सामने आने लगा। देखते ही लिया ने रजनीश के हाथ को कस के पकड़ लिया और वो रजनीश से बोली, जल्दी चलो यहाँ से। रजनीश ने भी उन लड़कों से उलझना सही नहीं समझा और वो अपने कदमों को थोड़ा तेज करते हुए कॉलेज से बाहर की तरफ जाने लगे। लिया ने इस वक्त धानी रंग का सूट पहना हुआ था, धानी रंग का पजामा, उजले रंग का दुपट्टा, जिसको उसने अपने कंधे पर एक साइड रखा हुआ था। वो लड़का बिल्कुल लिया के सामने आ गया। क्या बात है जाने मन, सेम कलर। वैसे तुम्हें पता है धानी रंग खेतों में रोपा जाता है और आजकल तो बारिश का अच्छा खासा मौसम है, धान की रोपाई चल रही है। कहो तो मैं भी रोप दूं? उस लड़के ने बहुत ही बेशर्मी और बेहुदापन से कहा। यह सुनते ही रजनीश की मुट्ठी कस गई, लेकिन लिया ने अपना हाथ के हाथ पर जोर से दबाया और अपना सर ना में हिलाया। वो लड़के 8 से 10 थे। लिया को अब डर लगने लगा था, कहीं रजनीश गुस्से में आकर उनसे उलझ न जाए। निस नहीं, चलो यहाँ से। तभी उनमें से 2-4 लड़के और आ गए। इतनी भी क्या जल्दी है जाने मन। उस लड़के ने घूर कर अपने दोस्त को देखा। सॉरी भाई, मतलब मेरा मतलब था भाभी जी। यह सुनते ही उस लड़के के चेहरे पर एक बेशर्मी वाली मुस्कान आ गई। उस लड़के ने लिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम्हें पता है मुझे फूल से ज्यादा कली पसंद है, बकरी से ज्यादा उसके मेमने। आंटी जी तो सबको पसंद होती है, लेकिन मुझे आंटी जी बिल्कुल पसंद नहीं है। रजनीश ने उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया। लिया ने रजनीश का हाथ पकड़ लिया। नहीं निस प्लीज छोड़ो उसे। रजनीश ने एक नज़र लिया को देखा और फिर उस लड़के का कॉलर छोड़ दिया। क्या हुआ शेर, डर गया? उसके लड़के के एक और दोस्त ने रजनीश को उस्काते हुए कहा। लिया ने अपने एक हाथ से रजनीश का एक हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसका शर्ट को जोर से पकड़ लिया, उसे खींचते हुए दूसरी तरफ ले जाने लगी। इन सभी लड़के अपने हाथ को एक दूसरे से जोड़कर गोलाई में खड़े हो गए और रजनीश और लिया उनके बीच में आ गए। लिया ने कहा, देखिए हमें जाने दीजिए प्लीज। अरे ऐसे कैसे जाने दें? कहते हुए वो लड़का अपने दोस्तों का घेरा तोड़कर लिया और रजनीश के पास आ गया। लिया रजनीश के और पास आ गई और उसने उसके शर्ट को कस के पकड़ लिया। उस लड़के ने लिया का बाजू पकड़ा और इतनी तेजी से अपनी तरफ खींचा कि लिया के हाथ से रजनीश का शर्ट छूट गया और जैसे ही लिया रजनीश से अलग हुई, उस लड़के के दोस्तों ने रजनीश को पकड़ लिया। अब लिया को काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई थी। वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो बहुत ही जोर से चिल्लाई, बचाओ प्लीज हेल्प मी, कोई बचाओ मुझे। ना सुनना था कि उस लड़के ने लिया के मुंह पर अपने हाथ दबा दिया। लिया ने आओ देखा न था और उस लड़के के हाथ को जोर से काटा। लिया का काटना इतना जोरदार था, उस लड़के के हाथ से खून निकलने लगा, लेकिन फिर भी लिया ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उस लड़के का हाथ से खून नीचे जमीन पर और कुछ खून लिया के धानी रंग के सूट को भिगोने लगे। उस लड़के के दोस्तों ने देखा लिया उसके दोस्त का हाथ नहीं छोड़ रही है। वो सब आ गए और उसने लिया को पकड़कर उन सबसे अलग किया। वो लड़का अपना हाथ पकड़कर वही जमीन पर बैठ गया। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। इस बात का फायदा उठाकर रजनीश ने भी अपने आप को छुड़ाया और वो लिया का हाथ पकड़कर वहाँ से तेजी से निकल गया। लड़का अपने दोस्तों पर चिल्लाने लगा, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, पकड़ो उन दोनों को। ये हंक था। हंक अपनी बाप की तरह ही बिगड़ैल था। वो आए दिन लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें करता रहता था। पार्टी, शराब, ये सब उसके लिए आम बात थी और उसके बिस्तर पर हर रोज एक नई लड़की रहती थी। उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। रजनीश जल्दी से लेकर लिया को अपनी गाड़ी पर बैठा और उसे पीछे बैठने को कहा। लिया भी पीछे बैठ गई और उसने जोर से रजनीश के कमर को पकड़ लिया। रजनीश उसका हाथ पकड़कर अपने से चिपकाते हुए बोला, जोर से पकड़ो, बहुत स्पीड में गाड़ी चलेगी, हमारी बाइक इनके कार का मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें ओवर स्पीड में भागना होगा। और उसने अपना फोन निकाल कर लिया के हाथों में थमा दिया। तुम जल्दी से आदित्य भाई को फोन करो। और इसके साथ ही रजनीश ने अपनी बाइक को
फुल स्पीड के साथ सड़क पर दौड़ा दी। रजनीश को इस बात का अंदाजा हो गया था, वो इन 10 लड़कों से अकेले नहीं लड़ सकता है। अगर लिया उसके साथ नहीं होती तो वो ये रिस्क ले भी सकता था, लेकिन लिया इस वक्त उसके साथ थी। उन लड़कों की इस समय जो हरकत थी रजनीश को अंदर तक कंपा रही थी। रजनीश को उन सबकी आंखों में बेहसीपन दिखाई दे रहा था, इसलिए वो भी अंदर से डर गया था। लिया ने जल्दी से आदित्य को फोन लगाया और वो रोते हुए बोली, आदि भाई, आप हमारा लोकेशन ट्रैक कर लीजिए भाई, हमारे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, प्लीज हमें बचा लीजिए प्लीज। इतना कहकर लिया ने फोन काट दिया, क्योंकि रजनीश जिस स्पीड से गाड़ी चला रहा था लिया को लग रहा था कि वो गाड़ी से नीचे गिर जाएगी। आदित्य ने जब ये बात सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। लिया को जानता था और उसकी आवाज को भी अच्छे से पहचानता था। उसने आओ देखा न था और जल्दी से पुलिस को फोन कर दिया। इधर एक साथ 4 कार रजनीश के बाइक के पीछे दौड़ रही थी। रजनीश के बाइक की स्पीड अचानक से कम होने लगी और उसके गाड़ी का मीटर दिखाने लगा उसकी गाड़ी में पेट्रोल बहुत ही कम बचा है। थोड़ा दूर जाने के बाद रजनीश के गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गई। तभी सामने उसे सड़क पर एक कार खड़ी दिखी। रजनीश ने जल्दी से बाइक रोकी और लिया का हाथ पकड़कर उस कार के पास आ गया। सर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, हमारे पीछे गुंडे पड़े हैं, हमारे पीछे कुछ बदमाश पड़े हैं, अगर आप हमें अपनी कार में छुपा लें तो शायद हम उनसे बच सकते हैं। रोनी ने अपनी कार का शीशा नीचे किया और वो एकटक उन दोनों लड़का और लड़की को देखने लगा जो उसके सामने उससे मदद के लिए भीख मांग रहे थे। वो जल्दी से गेट खोलकर बाहर आया। तभी वहां पर 4 गाड़ियां आकर रुकी, जिसमें से वो सभी बदमाश निकलने लगे। उन सबके बीच में खड़े लड़के को देखकर रोनी की आंखों में खून उतर आ गया। उसे हंक कुछ ज्यादा पसंद नहीं था और वो बस इसी ताक में रहता था कि कब उसे मौका मिले और वो हंक की अच्छे से धुलाई करे। और आज रोनी मन ही मन खुश हो रहा था। चलो आज मौका मिला है। उसने अपना मोबाइल निकाला और लिया को दिया, तुम गाड़ी में बैठो और हमारा वीडियो बनाओ। यह सुनते ही लिया झट से गाड़ी में बैठ गई। रोनी ने गाड़ी का गेट बंद किया और लिया उनका वीडियो बनाने लगी। हंक उसके सामने आते हुए बोला, देख रोनी, मुझे तुझसे ना कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे तो है। कहते हुए रोनी अपनी कार की बोनट से टिक कर खड़ा हो गया। इस लड़की को चुपचाप मेरे हवाले कर दे, क्योंकि इसने मुझे दांत से काटा है। कहते हुए हंक ने अपना हाथ उसे दिखाया तो रोनी ने उसे घूर कर देखा। तू बहुत गलत कर रहा है, तुम्हें नहीं लगता तू इसी लायक है? चल सीधे से निकल जाए यहाँ से, क्योंकि अगर मैं अपने पे आ गया ना, उसने तो सिर्फ तुम्हारा हाथ काटा है, मैं क्या क्या और कहाँ कहाँ से काटूंगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। रजनीश भी रोनी के बगल में आकर खड़ा हो गया। अब रजनीश को हिम्मत मिली थी। वो बेशक रोनी को नहीं जानता था, लेकिन उसके एक बार कहने के साथ ही रोनी उसके हेल्प के लिए मान गया था। रोनी इस वक्त उसके लिए किसी भगवान से कम नहीं था। तभी हंक हंसते हुए बोला, बड़ी हिम्मत आ गई इतनी जल्दी, अभी तो भाग रहा था। हिम्मत की बात तो तू ना ही कर, अपने इन कुत्तों को साइड में कर, फिर आजा, मैं तुम्हें अपनी हिम्मत दिखाता हूँ। हंक के दोस्तों का इतना सुनना था कि वे सब तैश में आ गए, लेकिन हंक ने उन्हें अपने हाथों से रोक लिया। रजनीश अभी सिर्फ 19 साल का था और उसका एक ही सपना था कि वो अंडरवर्ल्ड के कराटे चैंपियन में भाग ले और वर्ल्ड में नंबर 1 चैंपियन कहलाए। बस इसी के लिए उसने ट्रेनिंग ज्वाइनिंग कर दी थी और अब उसे अपना हुनर दिखाने का एक अच्छा खासा मौका मिला था। उसने बिना कुछ कहे ही हंक के चेहरे पर एक पंच मार दिया। यह देख हंक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने भी अपने हाथ से रजनीश के चेहरे पर मारना चाहा, लेकिन रोनी ने उसके हाथ को अपनी मुट्ठी में कस लिया और उसके हाथ को पीछे की तरफ मरोड़कर उसके पीठ पर अपने घुटने से मारा, जिससे हंक मुंह के बल नीचे गिर गया। रोनी और रजनीश दोनों ने एक दूसरे को ताली दिया और उन लड़कों से भिड़ गए। थोड़ी देर तक मारपीट के बाद सारे लड़के इधर उधर पड़े थे। रोनी ने हंक को ज्यादा नहीं मारा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने हंक को ज्यादा मारा तो विश्वजीत सिंह जी रूम मेंशन आकर बवाल करने लगेंगे। किसी के हाथ टूटे थे तो किसी के पैर, किसी के नाक से तो किसी के मुंह से खून निकल रहा था। रोनी ने हंक को उंगली पॉइंट करते हुए कहा, अपने इन कुत्तों को गाड़ी में भर और निकल यहाँ से, मैं देख लूंगा तुम्हें। कहते हुए हंक वहाँ से जाने लगा और अपने सभी दोस्तों को वहीं पर छोड़कर वो अकेले ही गाड़ी से चला गया। रजनीश ने रोनी को गले लगा लिया। थैंक यू बॉस, अगर आज आपने हमारी हेल्प नहीं की होती तो पता नहीं क्या होता। लिया भी कार खोल कर दौड़ कर आई और उसने रोनी को जोर से गले लगा लिया। भैया, अगर आज आपने हमारी हेल्प नहीं की होती तो पता नहीं आज क्या होता। रोनी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। ऐसे कैसे हेल्प नहीं करता? चलो मैं तुम लोग को छोड़ देता हूँ, कहाँ जाना है? लिया का घर शहर से काफी दूर था, इसलिए रजनीश ने अपने घर का एड्रेस दिया। फिर दोनों ने मिलकर रजनीश की गाड़ी को
रोनी के डिक्की में डाला और वे तीनों वहाँ से निकल गए। रोनी ने रास्ते में दोनों को बताया, ये विश्वजीत सिंह का बिगड़ैल बेटा है। पहले तो रजनीश और लिया को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने ये बताया कि वो रुद्र का असिस्टेंट रोनी है, तो उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। दोनों आंखें फाड़ कर उसे देख रहे थे। मुंह बंद कर लो, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी, रोनी ने कहा, और रजनीश और लिया ने दोनों अपने मुंह बंद कर लिए। फिर उसके बाद उन दोनों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मारने की वजह से रजनीश के चेहरे भी थोड़े बहुत सूज गए थे, क्योंकि चोट तो उसे भी लगी थी। बस लिया को कुछ नहीं हुआ था। रोनी को भी हल्की फुल्की चोट आई थी। रजनीश ने उसे गाड़ी रोकने का इशारा किया तो रोनी गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर आ गया। सामने प्रथा अपने बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी। जैसे ही उसके कानों में गाड़ी की आवाज पड़ी, वो पीछे पलटकर देखने लगी। उसने देखा कि रजनीश के शर्ट पर थोड़े बहुत खून के छींटे थे। उसका शर्ट मिट्टी से गंदा हो रखा था। उसने पाइप को वहीं पर छोड़ा और वो दौड़कर रजनीश के पास आ गई। नीस, क्या हुआ है तुझे? तू झगड़ा करके आए किसी से? नीस अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, अरे नहीं दी। और रोनी तो प्रथा को देखकर हैरान था। ओह, तो ये हमारे साले साहब हैं। ते हुए रोनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अभी प्रथा की नजर रोनी पर पड़ी और वो बोलते बोलते चुप हो गई, जैसे उसके जुबान में ताला लग गया। भी पीछे से लिया आई। लिया के सूट पर भी हंक के हाथ का खून लगा हुआ था। ये देखकर प्रथा थोड़ी सी घबरा गई। लिया, तुझे क्या हुआ है? अरे दी, ये मेरा खून नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। इसे झगड़ा करके आए हैं आप लोग? अरे अंदर तो चलो, फिर बताता हूँ। रोनी को लगा कि प्रथा उसे अंदर आने के लिए नहीं कहेगी, और ये सोचकर उसका चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, ओके मैं चलता हूँ। अभी लिया बोली, अरे ऐसे कैसे, आपको चोट आई है ना, आप आइए। प्रथा ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाया। आप आ जाइए प्लीज, चाय पीकर जाइएगा। रोनी को तो बस जैसे इसी बात का इंतजार ही था। उसने एक बार भी मना नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था रजनीश ये कह दे, कोई बात नहीं अगली बार। और वो झट से उन तीनों के साथ प्रथा के घर में चला गया। कैसा होगा प्रथा और रोनी की पहली मुलाकात? क्या ईशा रुद्र के साथ डेट पर जाएगी? क्या रुद्र के बाबूजी ईशा को अपने घर की बहू स्वीकार करेंगे? जानने के लिए सुनिए अगला भाग।